जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो सीरीज में हम नए प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रश्न संख्या 13। इस प्रश्न में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? यहाँ पर बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? यहाँ पर बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां शामिल है। अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम ऐसा होता है आपका शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या होगा आपका? यहाँ पर रहेगा वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जा गया हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता हो। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है किसके द्वारा? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के संबंधित करके। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। कृतिका जो अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज्यादा करती है, यह प्रदर्शित करता है उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या का समाधान योग्यता का विकास करना चाहिए। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, क्या कर सकती है उसमें? यहाँ पर इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास, ये रिपीट क्वेश्चन है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्या होना है? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना सम्मिलित नहीं है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी शिक्षा है। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है आपकी? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? व्यक्तित्व और सामूहिक
दोनों रूपों में सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 या कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, लिखित परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, कौन करती है? एससीईआरटी करती है। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देती है, किस पर देती है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। अगला प्रश्न है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, ये इशारा क्या करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। रजनवात में क्या है? शिक्षा बाल केंद्रित होती है। एनसीएफ 2005 के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा से संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है, यह सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की होनी चाहिए। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यहाँ पर धैर्य और लगन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण हो। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चार आता है? इसमें मध्यस्थ चार आता है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? शिक्षक को कार्यवाहक माना है। शिक्षण के आधार पर कितने चार होते हैं? तीन चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पाठ्य सामग्री होती है, शिक्षक होती है और छात्र होता है। एनसीईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या चाहिए? इस तथ्य की अनदेखी करनी चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है? जॉन ड्यूबी द्वारा दिया गया है। कि विश्व द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है, किसका है? सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, क्या है आपका यहाँ पर? सक्रिय है और सामाजिक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता की है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? यहाँ पर व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, इस वातावरण से प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका? छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके डैश के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए आपका? अनुभव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सफल शैक्षिक प्रथाएं डैश के तरीकों से लागू होती, किसके तरीके से? वैज्ञानिक तरीकों से लागू होती। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है, किसके लिए? प्रोजेक्ट विधि के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद
भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में हुई थी। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम और भी वीडियो लेकर आएँगे आपको बाल विकास और मनोविज्ञान से रिलेटेड, जो कि आपकी शिक्षा पात्रता जो भी जिस भी स्टेट की राज्य के होंगे उसके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। जय हिंद, जय दोस्त। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों। दोस्तों को भी जय करना चाहिए कभी-कभी।